जोरदार सदमा लगा और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। वो अपने पत्नी और मरे हुए बच्चे को हॉस्पिटल बेड पर रख के बच्चे को दफनाने के लिए ले जाने लगता है। वो रास्ते में जाते जाते रो रहा था। तभी उसी गली से राइस्टार चलते हुए आ रहा था। राइस्टार मरे हुए बच्चे को देख दंग रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। राइस्टार ने आदमी से पूछा, माफ करना भाई साहब, पर आपकी ये कैसी हालत हो गई? क्या कोई दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट वगैरह? राइस्टार भी गाँव में नया था। आदमी ने रोते हुए जवाब दिया, भाई साहब, इस मनहूस गांव में रहने के लिए आना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ये गांव नहीं, ये तो एक काला साया है। यहाँ पहुँचते ही मेरी पत्नी रूपा दर्द से चीखने लगी। उसे बच्चा होने वाला था, इसलिए मैं उसे तुरंत अस्पताल ले आया। पर जैसे ही मेरा बच्चा पैदा हुआ, वह तुरंत मर गया। नर्स से पूछने पर उसने बताया कि यहाँ लड़का पैदा होते ही मर जाता है। यह श्राप है इस गांव का। इसके बाद वह और कुछ नहीं कह पाया और भारी कदमों से रोते हुए कब्रिस्तान की तरफ आगे बढ़ गया। राइस्टार दंग रह गया। उसने गांव में कदम रखते ही एक ऐसी हकीकत देख ली थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। राइस्टार ने गांव के बीचों बीच जाना शुरू किया। वह इधर उधर देख रहा था, किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहा था जो उसे सच बता सके। उसने देखा कि एक बूढ़े चाचा जी अपने घर से बाहर निकले। फिर राइस्टार ने जोर से आवाज दी, चाचा जी, चाचा जी। रुकिए। चाचा जी वहीं रुक गए और मुड़कर पूछा, अरे बेटा, क्या बात है, क्या मदद चाहिए? जल्दी पूछो, मुझे तो खेत पर काम है। राइस्टार ने पूछा, चाचा जी, मुझे एक राज जानना है। चाचा जी ने पूछा, कैसा राज बेटा? राइस्टार ने हिम्मत करके कहा, मैंने सुना है कि इस गांव में जब भी लड़का पैदा होता है तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है, वह तुरंत मर जाता है। चाचा जी, इसके पीछे क्या कहानी है? लड़के क्यों मारे जाते हैं? चाचा जी एक गहरी सांस लेकर बोले, अरे बेटा, ये बहुत पुरानी कहानी है। इतनी पुरानी कि जब इस गांव पर नेता नहीं बल्कि एक राजा राज करता था। उस राजा का नाम था थुंग थुंग। वह बहुत खतरनाक राजा था। वह अकेले नहीं बल्कि 26 और गांवों पर राज करता था। उसकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम सिमरन और दूसरी का नाम मिस्टी। थुंग थुंग अपनी दोनों रानियों से बहुत प्यार करता था और उनकी हर इच्छा पूरी करता था। एक दिन रानी मिस्टी ने राजा को एक खुशखबरी दी। पति परमेश्वर, आज मैं आपको वह खुशी देने वाली हूँ जिसका इंतजार आपको सदियों से है। हमारे दरबार में नया राजकुमार आने वाला है। मैं आपके वारिस को जन्म देने वाली हूँ। राजा थुंग थुंग खुश तो हुआ, पर उसे एक बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी, लड़की का पैदा होना। उसने मिस्टी से साफ साफ कह दिया, सुनो मिस्टी, अगर बेटा हुआ तो मैं अपने वचन से मुकरूंगा नहीं। पूरे गांव की सड़कों पर सोने के सिक्के बिछा दिए जाएंगे। पर अगर बेटी हुई तो समझ लो, तुम्हारा और उस बच्ची का अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे राज में कमजोर वारिस की कोई जगह नहीं। मिस्टी ने राजा को दिलासा दिया, आप निश्चित रहिए मेरे स्वामी, मुझे अपने प्रेम पर, अपने भाग्य पर पूरा यकीन है। मेरा बच्चा एक साहसी बेटा ही होगा। आप चिंता छोड़कर जश्न की तैयारी कीजिए। जलन और बदला। थुंग थुंग रानी मिस्टी को ज्यादा प्यार करता था। ये बात सिमरन को जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। उसके मन में जलन की आग जल रही थी। वह कुछ बुरा करने की सोच रही थी। कुछ महीनों बाद रानी मिस्टी को बच्चा होने वाला था। राजा थुंग थुंग बेचैन होकर सिमरन के साथ बाहर इंतजार कर रहा था। अंदर नर्स ऑपरेशन कर रही थी और थुंग थुंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अंदर से एक लड़के के रोने की आवाज आई। बेटे की आवाज सुनते ही थुंग थुंग खुशी से नाचने लगा और कहने लगा, राजकुमार, मेरा वारिस आ गया। आज पूरे 26 गांवों में जश्न मनेगा। सोना बिछा दो अभी। लेकिन सिमरन की जलन और बढ़ गई। वह इस बात से नाराज थी कि बेटा हुआ है, राजा तो अब सारा ध्यान इसी पर देगा। खुशी मनाते राजा की नजरों से बचकर सिमरन चुपके से हॉस्पिटल के दूसरे दरवाजे से अंदर गई। उसने मिस्टी के बेड के पास देखा। वहाँ एक छोटा और सुंदर सा बेटा लेटा हुआ था। सिमरन सोचने लगी, धिक्कार है, बेटा हो गया। अब राजा मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। मुझे अपना बदला लेना ही होगा। ये मेरी आखिरी चाल है। शैतान सिमरन ने क्या किया पता है? उसने मिस्टी के बेटे को उठा लिया और उसकी जगह पर एक दूसरे की लड़की को रख दिया और उस लड़के को लड़की के बिस्तर के पास रख दिया। ऐसा करके सिमरन मन ही मन बहुत खुश हुई। अब आएगा मजा। राजा लड़की को देखेगा तो गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। वह उसे जायदाद से और मिस्टी को महल से बाहर फेंक बनेगा। राजा थुंग थुंग खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह नाचते नाचते हॉस्पिटल के कमरे में घुसा। जैसे ही उसने मिस्टी के बिस्तर के पास देखा, वहाँ एक छोटी सी लड़की रो रही थी। राजा का चेहरा खुशी से भयानक क्रोध में बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। थुंग थुंग गरजा, ये क्या बकवास है? एक राजकुमारी? ये कैसे हो सकता है? तुमने मुझे धोखा दिया। अब होगा तांडव। मिस्टी, तू अब मेरे वश में आ जा। कुछ घंटों बाद मिस्टी को राजा के सामने दरबार में लाया गया। वह रो रही थी और हकीकत से अनजान थी कि उसके साथ क्या हुआ है। वह थुंग थुंग को बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मैंने सच में एक लड़के के रोने की आवाज सुनी थी, पर एक राजकुमारी भी राज्य को संभाल सकती है। वह आपका नाम रोशन करेगी। राजा थुंग थुंग गुस्से से कांप रहा था। वह जोर से दहाड़ा, बस बहुत हो गया। मैंने तुझे पहले ही कहा था, अब निकल जा यहाँ से।
आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुझे अपनी सारी जायदाद से निकालता हूँ। दफा हो जा यहाँ से इस पल। फिर उस जालिम राजा ने मिस्टी और बेटी को डंडों से मारते हुए दरबार से बाहर भगा दिया गया। मिस्टी रोती रही। ये सब देखकर सिमरन खुशी से जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे दरबार में गूंज उठी। अब आया ना मजा। इस मिस्टी का घमंड टूट गया। ये है रानी सिमरन से पंगा लेने का अंजाम। सड़कों पर दर बदर बेचारी मिस्टी, जो कभी महल की रानी थी, अब अपना और अपनी बच्ची का पेट भरने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ी। वह रोते हुए, माई मेरी मदद कर दो, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मेरी नन्ही बच्ची भूखी है, भगवान आपको इसके बदले में 1000 गुना देगा। लेकिन लोग उसकी मदद करने से डरते थे। वे उसे तुरंत मना कर देते थे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम राजा थुंग थुंग की दूसरी पत्नी हो ना। राजा ने तुम्हारी मदद करने से मना किया है। मुझे अपनी जान प्यारी है। और उसकी बेटी को हर दरवाजे से निराशा ही मिली। वे बहुत से घरों पर गईं, रोईं और मदद मांगी, लेकिन सब यही कह रहे थे, तेरी अब कोई इज्जत नहीं, तू राजा की नजरों में गिर चुकी है, चले जा यहाँ से। और कई जगह तो लोगों ने उन्हें धक्के मारकर और डंडे से मारकर भगा दिया। मिस्टी दर बदर भटकती रही। जब भीख से कुछ नहीं मिला तो मिस्टी ने सोचा कि भीख मांगने से अच्छा है कि वह मेहनत मजदूरी करे। वह एक खेत के मालिक के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, साहब मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं खेतों में फसल भी काटूंगी, घास छीलूंगी, मैं बहुत मेहनत कर सकती हूँ। बेटी के पेट का सवाल है। खेत का मालिक उसे देखकर और ज्यादा गुस्से में आ गया और चिल्लाया, अबे चली जा यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। राजा थुंग थुंग ने साफ मना किया है कि कोई तेरी मदद न करे। मैं अपनी जमीन, अपना परिवार क्यों दांव पर लगाऊं। तेरे लिए इस गांव में कोई काम नहीं है। भाग जा, वरना सिपाही को बुलाता हूँ। फिर मिस्टी और उसकी बेटी एक रास्ते से जा रही थी। माँ के पास अपनी बच्ची को देने के लिए कुछ नहीं था, एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं। तभी मिस्टी की नन्ही बेटी रोते हुए, दर्द से बिलखते हुए अपनी माँ से बोली, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने मुझे कुछ खाने नहीं दिया। और बस बेटा, उस पल भूख और कमजोरी के कारण मिस्टी की बच्ची उसी क्षण तड़प तड़प कर अपनी माँ की गोद में ही मर गई। जो माँ कभी रानी थी, वह अपनी बेटी को एक मुट्ठी अनाज भी नहीं दे पाई। फिर मिस्टी पुल के ऊपर पहुंची। वहां खड़ी होकर उसने पूरे गांव को देखा और बद्दुआ देने लगी। राजपुरम, तूने मेरी बेटी को भूखा मारा है, तूने एक माँ को ठुकराया है। अब सुन, जिस पल भी इस गांव में कोई बेटा पैदा होगा, मेरी बेटी की तड़प उस बच्चे का जीवन छीन लेगी। उसका सिर तुरंत धड़ से अलग हो जाएगा। ये गांव कभी अपनी अगली पीढ़ी नहीं देख पाएगा। ये मेरा शाप है। और उस शाप को देते ही वह रानी मिस्टी उसी पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा उसी क्षण एक भयानक शक्ति बन गई। इसीलिए बेटा, उस दिन से लेकर आज तक जब भी इस गांव में कोई लड़का पैदा होता है तो वह तुरंत मर जाता है, उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। हम गांव वाले उस शक्तिशाली शाप का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। एक बार हमने एक बड़े साधु को बुलाया था इस शाप को खत्म करने के लिए, लेकिन अगले ही दिन साधु के 26 टुकड़े जितने गांव पर थुंग थुंग राज करता था, नदी में पाए गए। उस चुड़ैल बनी मिस्टी की आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। ये सुनकर राइस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में अब डर